गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स का जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट जो सब टॉपिक्स वो कंटिन्यू करेंगे। पीछे जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कवर करवाया था उसमें हमने मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के दो मेथड्स कवर किए थे, जिसमें ऑटोक्लेविंग एंड हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड। थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर हम पीछे वाले चार्ट को रफली रिवाइज कर लें तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी कि हमने कौन सा पोर्शन इसका कवर किया है और इसका आगे कौन सा पोर्शन हम इसको कवर करेंगे। एक एक्चुअली उससे लैब रिदम बन जाएगी आपकी कि किस टॉपिक को हमने किस किस वे में क्लासिफाई करना है या कौन सा मेथड हमारे किस मैकेनिज्म के तहत आएगा। तो इसमें स्टार्टिंग में जो हमने किया था दैट इज अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ द स्टरलाइजेशन। मेथड्स का मैं छोटा सा रफली यहाँ चार्ट बनाऊंगी। इसमें हमने जो फर्स्ट हमने कर रहे हैं, हम जो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, दैट इज द फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स के अंदर हमने जो करने हैं दैट इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, moist heat sterilization, moist heat sterilization, and third one is dry heat sterilization, moist heat sterilization, and third one is radiation technique, right? यही मैंने आपको चार्ट बनाया था। एक थे इसके अंदर फिजिकल मेथड, दूसरे थे इसके अंदर केमिकल मेथड्स और जो तीसरे थे इसके अंदर दैट वर द मैकेनिकल मेथड्स। तो इसमें अभी तक हमारा फिजिकल मेथड ही कंप्लीट नहीं हुआ है। फिजिकल मेथड के ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर हमने जो कवर किया था वो उसके अंदर हमने हॉट एयर ओवन मेथड, फ्लेमिंग मेथड और आयर रेडिएशन मेथड कवर किया है। मॉइस्ट हीट जो स्टरलाइजेशन है उसको हमने आज कवर करना है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर हमने ऑटोक्लेविंग, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, टिंडलाइजेशन एंड पाश्चराइजेशन और जो रेडिएशन और इसके बाद हमारा है रेडिएशन टेक्निक्स। तो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद हमारा मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन का एक सब टॉपिक जिसको हम बोलेंगे फिजिकल मेथड वो कवर होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये टॉपिक थोड़ा हमारा लेंथी चलेगा। ये चार्ट मैं आपको हर लेक्चर में इसीलिए बनाकर दे रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारा कितना टॉपिक कवर हो चुका है और कितना टॉपिक अभी पेंडिंग है। तो आज हम यहाँ इसमें स्टार्ट करेंगे टिंडलाइजेशन से। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के हमारे दो ही मेथड रह गए इसके अंदर, टिंडलाइजेशन एंड पाश्चराइजेशन। फर्स्ट इज द टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन मेथड में थोड़ा सा पहले आप इसको समझ लो कि टिंडलाइजेशन मेथड होता क्या है, क्योंकि अगर आपको एक बार मेथड समझ में आ जाएगा तो जिसके मेन पॉइंट है हम उनको बाद में नोट करेंगे। जो टिंडलाइजेशन मेथड है इट कम्स अंडर द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और इट कम्स अंडर द फिजिकल मेथड। तो सबसे पहले तो अगर आपको आपके पास टिंडलाइजेशन के ऊपर एक नोट आ जाता है तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस मेथड के बारे में पूछा गया है वो मेथड स्टरलाइजेशन की किस टाइप की टेक्निक के अंदर कैटेगराइज होगा। तो ये कहाँ से कैटेगराइज हुआ? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन किसका सब टॉपिक था? वो था हमारा फिजिकल मेथड का। सबसे पहले जो टिंडलाइजेशन है, टिंडलाइजेशन इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द बैक्टीरियोलॉजिस्ट टिंडल।
बैक्टीरियोलॉजिस्ट टिंडल, बैक्टीरियोलॉजिस्ट टिंडल। अब ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट टिंडल है, उन्होंने क्या स्टडी किया? उन्होंने स्टडी किया कि जैसे जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द, सपोज जैसे अब ये बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, तो हम बैक्टीरिया को ही कंसीडर करेंगे इसके अंदर। जैसे जो बैक्टीरियाज हैं वो मेनली दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव फॉर्म, वेजिटेटिव फॉर्म, एंड सेकेंड वन इज, एक तो वेजिटेटिव फॉर्म हो गई और दूसरे हो गए हमारे पास स्पोर्स। वेजिटेटिव जो फॉर्म्स है, वेजिटेटिव फॉर्म का क्या मतलब है? वेजिटेटिव फॉर्म का मतलब है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली ग्रो करते रहते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, उनको हम वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। और स्पोर्स मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो सेल्स होते हैं जिन को जो बहुत लंबे टाइम तक इनएक्टिव स्टेज के अंदर पड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेड है, डेड सेल नहीं होते, वो इनएक्टिव स्टेज होते हैं कि जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो टिंडल ने क्या किया? टिंडल ने, बैक्टीरियोलॉजिस्ट है टिंडल, उन्होंने ये स्टडी किया कि अगर हम 80 to 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 80 to 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर we will heat a material, we will heat a material, उसको हीट किया for 3 successive days, for 3 successive days। सक्सेसिव डेज का क्या मतलब है? लगातार, कि 3 दिन अगर हम उसको हीट करते रहते हैं तो उससे क्या होगा? ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ हीटिंग, अब हमारा फर्स्ट डे है, जब हमने फर्स्ट डे उसको हीट किया तो क्या होगा? ऑल द वेजिटेटिव स्पोर्स, वेजिटेटिव सेल्स, ऑल द वेजिटेटिव cells will destroy or will kill, will destroy। Then in the day second and day third, जो इनके बीच का टाइम होगा, सेकेंड और थर्ड डे के बीच का टाइम होगा, इस टाइम में क्या होगा? These spores they will convert into the vegetative cells, these spores they will convert into the vegetative cells। कि जब हम एक बार फर्स्ट डे जब हम हीट करेंगे मटेरियल को तो जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हैं वो किल हो जाएंगे। उसके बाद जब फर्स्ट और सेकंड डे के बीच की जो ड्यूरेशन है अराउंड 24 आवर्स, उस ड्यूरेशन में क्या होगा? जो स्पोर्स हैं वो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और सेकेंड और थर्ड डे को जब हम फिर दोबारा से हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर फॉर अबाउट 1 आवर, 1 घंटे के लिए, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी स्पोर्स हैं जो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये टिंडल ने एक नया मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का मेथड डिस्कवर किया था। कि हमने जैसे पीछे पढ़ा था कई टेक्निक्स में कि जो स्टरलाइजेशन है उसके अंदर स्पोर्स किल नहीं होते सभी टेक्निक्स में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्पोर्स हमारी बॉडी में सपोज एंटर कर जाते हैं तो जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो फिर से ग्रो कर सकते हैं, फिर से डिजीजेस कोज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के साथ साथ स्पोर्स को भी किल करने का एक सिस्टम बनाया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया कि इफ वी विल हीट द एनी मटेरियल between the temperature of 80 to 100 degree Celsius for about 1 hour or more for the 3 successive days,
then on the first day all the vegetative cells of the bacteria will destroy, but on the second and third day the gap between first and second day will convert the spores into the vegetative cells, and these vegetative cells will destroy in the second and third day on the further heating at 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेथड था सिंपल टिंडलाइजेशन का, बट इस मेथड्स के कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो ये मेथड जो है इट इज नॉट रिलायबल मेथड नहीं है। दिस मेथड इज नॉट रिलायबल। सवाल ये उठता है कि ये रिलायबल क्यों नहीं है? ये रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो बैक्टीरियाज के अंदर कन्वर्ट हो जाएं या वेजिटेटिव सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। जो कन्वर्ट होंगे सिर्फ वही इस टेम्परेचर के ऊपर डिस्ट्रॉय होंगे। दूसरा मेथड है वी कैन नॉट यूज दिस मेथड ऑन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए इस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। इस मेथड को यूज किया जाता है ओनली इन द केस ऑफ जिलेटिन कंटेनिंग मटेरियल और शुगर्स उनके केस में, और स्पेशली जो टिंडलाइजेशन का मेथड है इट इज मेनली यूज्ड टू स्टरलाइज द कल्चर मीडिया। ये सिर्फ कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अब व्हाट इज द कल्चर मीडिया? कल्चर मीडिया क्या होता है? जैसे ये जिन स्टूडेंट्स ने अगर सपोज बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टूडेंट्स थोड़ी नॉलेज रखते हैं या माइक्रोबायो का एक सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे फार्मेसी में ही, तो उसमें आप लोग देखोगे कि कल्चर मीडिया एक होती है, अगार प्लेट्स हम बनाते हैं, या मतलब माइक्रोबायो लैब में जब हमने डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना होता है तो हम वहाँ पर उनको कुछ मीडियम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर वो सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तभी हमें पता लगेगा ना कि हम उनको स्टडी कर पाएंगे। तो उनके लिए जो हम मीडिया प्रोवाइड करते हैं जैसे अगार प्लेट हो गई, जिलेटिन मटेरियल हो गया या और भी न्यूट्रिएंट हो गए, तो वो जो कल्चर मीडिया है उसको हम बोलते हैं कल्चर मीडिया या लिक्विड कल्चर मीडिया भी होता है। तो वो भी तो हमें स्टरलाइज ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर ऑलरेडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए तो हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कंपैरेटिव मतलब कि कंप्लीटली प्योर स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो मेनली कल्चर मीडिया जिलेटिन या शुगर मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ये मेथड रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि सारे के सारे स्पोर्स वेजिटेबल सेल्स में कन्वर्ट होंगे, ये श्योरिटी नहीं है। तीसरी चीज कि ये जो मेथड है हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ही कम यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि 3 दिन के लिए हमें सक्सेसिव हीटिंग करनी है। इट मे लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कंप्लीट है। तो नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर पाश्चराइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर दैट इज द पाश्चराइजेशन। अगर कहीं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। वैसे तो मैं ध्यान रखती हूँ कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पाश्चराइजेशन का मेथड, व्हाट इज द पाश्चराइजेशन? अब जो पाश्चराइजेशन है, पाश्चराइजेशन के टर्म तो आप लोगों ने पहले सुनी होगी। पाश्चराइज्ड मिल्क, जो आप मार्केट से वीटा का या अमूल का जो मिल्क की पैकिंग्स लेकर आते हो तो उसकी लेबलिंग पढ़ना आप, उसमें लिखा होगा इट इज द पाश्चराइज्ड मिल्क। व्हाट इज द पाश्चराइजेशन? पाश्चराइजेशन का जो मेथड था वो सबसे पहले डिस्कवर किया था लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने एक्चुअली किसके लिए डिस्कवर किया था? He had discovered this method for wine. उन्होंने देखा कि जो हम वाइन बना रहे थे
फर्मेंटेशन मेथड से या किसी भी और मेथड से वाइन का जो टेस्ट था दैट वाज वेरी सोर, बहुत ज़्यादा सोर यानी कड़वापन था। और उसमें जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसको टेस्ट किया, उसके टेस्ट कुछ केमिकल टेस्ट किए, तो उसमें ये पाया गया कि उनके अंदर, उस वाइन के अंदर जो वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वाइन के सोर टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो पाश्चराइजेशन का मेथड है वो डिस्कवर किया था। लेकिन बाद में देखा गया कि अगर हम इससे वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो इसका मतलब ये मेथड, और ये भी फाइंड आउट किया गया कि इस मेथड से कोई डिग्रेडेशन के चांसेस भी नहीं है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू भी खत्म नहीं होती है। तो इस मेथड को मिल्क के लिए यूज करने लगे, इसलिए उस मिल्क को पाश्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। अब जो मिल्क के केस में जो ये मेथड यूज होता है फॉर द पाश्चराइज्ड मिल्क, उसमें दो तरह से यूज होता है। वन इज द फ्लैश मेथड एंड सेकेंड इज द होल्डर मेथड। फ्लैश एंड होल्डर मेथड एंड फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड and second one is the flash method, FLASH, flash method। दिया आपकी बुक में सब कुछ होगा, एज इट इज दिया होगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं, लेकिन जिस वे से मैं आपको टीच करवा रही हूँ, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, टेबुलर्स की फॉर्म में, तो आप भी अपने जो नोट्स हैं आप इसी फॉर्म में कंसाइज करो। आप देखो, एक थ्योरेटिकल पोर्शन को, एक पैराग्राफ को पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, ना ही वो दिमाग में रिटेन रहता है। जब आप इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को आप देखोगे तो वो आपको दिमाग में रिटेन रहेगा, और एज इट इज, क्योंकि पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है एज पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बीइंग अ टीचर, अगर मैं आपको जज करूं कि कोई भी टीचर है, अगर आप इसको थ्योरेटिकल वे में लिखोगे या आप इसको इस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, तो आपका जो डायग्राम या फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो कलरफुल आप बनाओगे तो उसमें मार्क्स ज्यादा स्ट्रेच होंगे। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि जो आपको अपने नोट्स हैं वो भी आप इस वे में कंसाइज करो, तो बड़ा इजी हो जाएगा मुश्किल से मुश्किल टॉपिक में, और हर पॉइंट आप उसमें बड़ी इजीली कवर कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले होल्डर मेथड और सेकंड वन है इसके अंदर फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वी टेक मिल्क, हीट द मिल्क एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। हमने 62.8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 15 फॉर 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स हमने उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या किया, वी विल क्विकली कूल द मिल्क विद एजिटेशन। हम उसको साथ के साथ स्लो एजिटेशन के साथ उसको कूल करेंगे। क्यों एजिटेशन क्यों करेंगे, टू अवॉइड क्रीमिंग, कि उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई क्रीमिंग ना हो। आपको ध्यान हो कि जो पाश्चराइज्ड मिल्क है वो सिंगल टोन, डबल टोन भी आता है। सिंगल टोन, डबल टोन का मतलब यही होता है कि उसके अंदर फैट्स की अमाउंट कम होती है। देन पास द स्टीम, इसमें से हम स्टीम पास करेंगे। क्यों, टू अवॉइड एयर बबल्स, कि किसी भी तरह के जो एयर बबल्स हैं या जो एयर इंट्रैपमेंट है हम उसको अवॉइड कर सके। रीजन इसका यही होगा क्योंकि अगर एयर इंट्रैपमेंट होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है फ्लैश मेथड। इसको थोड़ा हम हाई टेम्परेचर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मिल्क
मिल्क को हमने इसमें हीट किया 71.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ओनली फॉर 15 सेकेंड। टाइम डिफरेंस देखिए, टेम्परेचर का डिफरेंस इतना नहीं है लेकिन टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सिर्फ 15 सेकेंड के ऊपर मिल्क का एकदम से हमने इसमें टेम्परेचर राइज कर दिया एंड देन क्विकली कूल दिस एंड देन क्विकली कूल। तो ये दो मेथड्स है हमारे मिल्क को पास्चराइज करने के, होल्डर मेथड एंड द फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में 62 जस्ट इसमें आपको कंडीशंस याद रखनी है कि 62.8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30 मिनट्स तक हमने इसको हीट किया, क्विकली कूल किया विद एजिटेशन टू अवॉइड द क्रीमिंग एंड टू अवॉइड देन पास द स्टीम टू अवॉइड द एयर बबल सो दैट किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। और जो फ्लैश मेथड है उसके अंदर हमने थोड़ा टेम्परेचर हाई कर दिया, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर मेथड भी बोलते हैं। ये दो मेथड है हमारे पास्चराइजेशन मेथड है जो मेनली मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस मेथड की एक मेन एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है मिल्क की, वो न्यूट्रिशन वैल्यू एज इट इज मेंटेन रहती है। मिल्क की न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता। तो ये हमारा मॉइस्चर स्टरलाइजेशन के 4 मेथड थे, ऑटोक्लेविंग, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, पास्चराइजेशन एंड टेंडलाइजेशन। ये चारों मेथड इसमें हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हम थोड़ा एक और टॉपिक है दैट इज द रेडिएशन स्टरलाइजेशन। रेडिएशन मेथड है, रेडिएशन मेथड को कवर करके इसमें आज हम अपना फिजिकल मेथड जो है वो कवर कर लेंगे। Next one is the radiation sterilization. Radiation sterilization. जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड को हम नॉन थर्मल मेथड भी बोलते हैं। नॉन थर्मल मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन थर्मल मेथड, क्योंकि जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन मेथड होता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन के अंदर जो मटेरियल का टेम्परेचर है वो बहुत कम, ना के बराबर ही रेज होता है। इसलिए ये बात तो क्लियर है कि जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन है हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए। अब जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन है, रेडिएशंस मेनली हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक तो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और जो दूसरी होंगी हमारे पास दैट इज पार्टिकुलेट मैटर्स या पार्टिकुलेट रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो आपके पास आ जाएंगी, इसके अंदर तो हमारे पास आ जाएंगी अल्फा एंड बीटा रेज, और जो इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी गामा रेज, एक्स रेज एंड यूवी रेज। ये सारे के सारे जो रेडिएशंस हैं मेनली स्टरलाइजेशन के लिए यूज होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो रेडिएशंस हैं वो एक तो गामा रेज यूज होती हैं और एक यूवी रेज स्टरलाइजेशन के लिए यूज होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके अंदर गामा रेज की, गामा रेज क्या होता है? गामा रेज के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अल्फा बीटा गामा रेज 3 तरह की रेज होती हैं। जो अल्फा रेज है वो हीलियम पार्टिकल्स की तरह होते हैं, जो बीटा रेज है वो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की तरह होते हैं, और जो गामा रेज है वो सबसे लाइट पार्टिकल होते हैं। जो गामा रेज है, गामा रेज की बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, हाई पेनिट्रेशन पावर कि बड़ी जल्दी किसी चीज के अंदर पेनिट्रेट करती है। हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई स्पीड होने की वजह से जो गामा रेज हैं, गामा रेज को हम स्टरलाइजेशन के अंदर यूज करते हैं। जो इसके लिए जनरली हम सीजियम या सीजियम 137
और कोबाल्ट 60, और कोबाल्ट जो 60 है, ये वाले जो मतलब सोर्सेज हैं गामा रेज के लिए वो यूज करते हैं। अब बात आती है इसमें मैकेनिज्म की, जो गामा रेज हैं वो गामा रेज स्टरलाइजेशन करती कैसे है। गामा रेज एक्चुअली क्या करती हैं कि जब हम किसी सेल के ऊपर से गामा रेज को पास करते हैं तो ये सेल्स के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट की आयोनाइजेशन कर देंगी। जैसे ही हमने गामा रेज पास की उस कंटेंट की आयोनाइजेशन करेंगे। आयोनाइजेशन करने के बाद जो सेल के अंदर जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो डीएनए का स्ट्रक्चर सारा इरेगुलर हो जाएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि जो सेल है डीएनए है, डीएनए ही सेल का जो है एक मेन हेड है, सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर सेल का डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप किल हो गए। तो गामा रेज का मेन एडवांटेज यही है कि हाई पेनिट्रेशन पावर है। टेम्परेचर जो है किसी भी जिसकी को भी आप गामा स्टरलाइजेशन करेंगे उसमें टेम्परेचर रेज बहुत कम होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोसेस को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है और वेरी रिलायबल और शॉर्ट टाइम मेथड है, बड़े ही शॉर्ट टाइम में और रिलायबल मेथड है। लेकिन मेन डिसएडवांटेज इसकी ये है कि आप इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के केसेस में कम यूज करते हैं। हम इसको मेनली कैटगट्स हो गए आपके, या जो हमारी सिरिंजेस हो गई, सर्जिकल अपरेटस हो गए, या डायलिसिस मटेरियल हो गए, उनमें यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो गामा रेडिएशन, जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन के लिए जो रेडिएशन चैम्बर्स हैं उसको ऑपरेट करना या इस मेथड को ऑपरेट करने के लिए हमें एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत है और उस पर्सन को भी गामा रेडिएशन से अपने आप को सेव मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। दैट मे ऑल्सो बी हार्मफुल दैट टू द पर्टिकुलर पर्सन। तो नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज द यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस के अंदर डिफरेंस क्या है। यूवी मींस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपको पता है कि जो 210 से 328 नैनोमीटर के बीच की जो वेवलेंथ है दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। लेकिन उसके बीच में से भी 210 से 280 जो नैनोमीटर की रेडिएशंस होती हैं वो स्टरलाइजेशन कॉज करेंगी और 253.7 जो है इस नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है इट विल शो द मैक्सिमम स्टरलाइजेशन इफेक्ट। ये हमारा अल्ट्रावायलेट रेज है। अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं ये क्या करती हैं, ये मेनली जो सेल है, सेल के जो कंटेंट है सेल के अंदर जैसे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, कुछ पार्टिकुलेट मैटर होंगे उनकी एक्साइटेशन कॉज करेगी। जैसे उसकी एक्साइटेशन कॉज करेगी तो वो आपके सेल का सारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा और जो सेल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। यूवी रेज को मेनली हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए या मेडिसिन के स्टरलाइजेशन के लिए नहीं यूज करते। इसको सिर्फ हम एरिया, जिस एरिया के अंदर आपने काम करना है, मतलब एसेप्टिक टेक्निक्स के लिए यूज करते हैं, वर्किंग स्पेस को स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी स्टरलाइजेशन प्रोडक्ट बनाओगे तो जो वो आपका एरिया है, वो चैम्बर है, उसको भी वो एसेप्टिक एरिया होना चाहिए। तो आपके वर्किंग प्लेस को स्टरलाइज करने के लिए हम यूवी रेज को यूज करते हैं। बाकी इसके अंदर जो मेनली गामा और अल्ट्रावायलेट रेज थी, ये आपकी रेडिएशन स्टरलाइजेशन टेक्निक कंप्लीट हो चुकी है। फिजिकल मेथड आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम केमिकल मेथड से कंटिन्यू करेंगे।